चालू है। देखो, जो हमारी पूरी ज्योग्राफी है हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो 5 लेक्चर आपको विश्व भूगोल के मिलेंगे, बाकी जो 10 लेक्चर बच रहे हैं आपके वो आपको मिलेंगे भारत का भूगोल। आपके पेपर में भारत के भूगोल में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विश्व भूगोल में से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी किस पे मिलेंगे? पर्वत पर या फिर नदियों पर या फिर देश की कैपिटल। समझ में आ गया? और बहुत पूछा जाएगा तो अरेंज करने के लिए आ जाता है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, इनको अरेंज करें। फोन साइलेंट रखो और ये चलो और कोई आने वाला है बच्चा? आते रहेंगे और जाते रहेंगे। अच्छा, ये तो संसार का नियम है, आना और जाना। नहाने वाले तो कोई रोक पाएगा वहाँ। देखो, अगर वो एक तो जरा आप एक दोगे निकाल के ना करवाइए। ये नोट नहीं करना है, अगर समझने के लिए नोट करना चाह रहे हो तो नोट करना है। अब तुम्हारे साथ का कोई नहीं आने वाला है, शैलेश सबसे लेगी, तुम अकेले कंटिन्यू कर रही हो। क्यों ऐसा क्या हुआ? पता नहीं मैम। पता नहीं मैम, कुछ आ रही थी अभी बीच में, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया। कोई नहीं, आ जाएंगे, आने वाले आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं, पहले हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल। कुछ बच्चे होंगे सौरमंडल के बारे में जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। सौरमंडल से मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर कुछ कह नहीं सकते हैं तो थोड़ा हम लोग आपको ओवरव्यू दे देंगे। सौरमंडल में वैसे कितने ग्रह हैं हमारे? कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और मंगल। जितने 9 ग्रहों की शांति करवाते हैं वो सारे ग्रह आपके सौरमंडल में आते हैं। क्या इनका सीक्वेंस पता है आपको? नहीं पता है, क्यों? तो सौरमंडल में हमारी ये क्या है? पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो मोस्टली हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में और पढ़ेंगे सौरमंडल। आज हमारा टॉपिक और सौरमंडल और पृथ्वी। ठीक, अगर लिखना चाह रहे हो तो बना लो कि तुम्हें पढ़ना क्या है। ज्योग्राफी हम 2 पार्ट में, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। विश्व भूगोल में हम सौरमंडल और पृथ्वी, उसके बाद आपके महाद्वीप और महासागर पर। क्या हुआ? पापा ने साइलेंट करेंगे तो उनको पता नहीं साउंड थोड़ा कम कर लिया। साइलेंट क्यों करोगे? वाइब्रेशन पे डाल दो, जब वाइब्रेट होगा तो मिलोगे, पता चल जाएगा फोन आ रहा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में। लिखिए
ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर नॉलेज के लिए जानना चाहते हो सिर्फ ये आता है ब्रह्मांड के लिए जो सुटेबल थ्योरी है वो कौन सी सुटेबल है, यानी कि अच्छी तरह से डिफाइन करती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वो आपकी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक आज के पैरामीटर में देखा जाए तो क्या है, बिल्कुल सटीक साबित होती है। वो एकाकी सिद्धांत पर आधारित है। उसने कहा था कि एक पिंड था, जब उसमें अधिक ऊर्जा और अधिक ताप के कारण विस्फोट हुआ। अब इन विस्फोट के कारण हमारे ही क्या बना, गैलेक्सियां बन गई, और इसी विस्फोट के कारण हमारा बना सौरमंडल। और हमारे सौरमंडल में जो तारा है वो क्या है, सौरमंडल का तारा सूर्य। और इस तारे के चारों ओर कौन घूमते हैं, ग्रह और उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, चंद्रमा उपग्रह किसका, पृथ्वी का। उपग्रह क्यों है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी एक ग्रह है, और ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उपग्रह। समझ में आ गया, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह, और किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह। लिखवाना तो नहीं पड़ेगा, लिखोगे। लड़कियों शर्माओगे तो पीछे जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो बोल देना कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से रिपीट कर दीजिए। कुछ लिखवाना है तो बोल देना मैम लिखवा दीजिए, तो हम लिखवा देंगे। और ग्रह उपग्रह नॉर्मली पता है, आप लोगों को पता है, समझ में आ गया कि नहीं, अभी हम चित्र से बता देंगे। एस यानी कि सूर्य, ये हमारा सूर्य है, इसकी चारों तरफ इस फॉर्म में क्या करते हैं, ग्रह परिक्रमा करते जाते हैं। क्योंकि ये सूर्य हमारा क्या है, तारा है, और बड़े तारे के पीछे छोटे छोटे पिंड जो परिक्रमा कर रहे हैं उसको हम कहेंगे उल्का पिंड। ग्रह। और ग्रह के भी, चलो हम इसको पृथ्वी मान लेते हैं, ग्रह के भी चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उसको हम कहेंगे उपग्रह। कई ग्रह ऐसे हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है। जानते हो ऐसे ग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी के पास तो बेटा चंद्रमा है नहीं मैम, शुक्र और पृथ्वी को छोड़ के मतलब जितने भी हैं उनके पास नहीं होंगे। शनि के पास हैं, शनि के पास भी बताओ किसके पास नहीं है। शुक्र और बुध के पास अपना ग्रह नहीं है, बाकी सबके पास अपने ग्रह है। समझ में आ गया कि नहीं? पृथ्वी के पास सिर्फ एक ग्रह है, क्या है आपका? चंद्रमा। सबसे ज्यादा शनि और बृहस्पति के पास ग्रह। नाम कभी नहीं पूछे जाते। ग्रह की परिभाषा क्या हुई? किसी सोलर पिंड यानी कि किसी बड़े तारे के चारों ओर, यानी कि ये क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है उसको क्या कहेंगे? उपग्रह। ठीक है। और ये तारा, तारा किसको बोलते हैं? तारा हम क्यों कह रहे हैं? इनको ग्रह कह रहे हैं, इनको नहीं कह रहे हैं, इसको तारा। स्वयं का प्रकाश होता है। इसमें ये स्वयं का प्रकाश कैसे आया? तारे के पास स्वयं का प्रकाश है। जो आप रात में तारे टिमटिमाते हुए देखते हो, क्या इनके पास स्वयं का प्रकाश है? क्यों नहीं है? चांद के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, जबकि जो तारे हैं उनके पास स्वयं का प्रकाश है। और ये स्वयं का प्रकाश कैसे लेते हैं? नाभिकीय संलयन, जहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है और हीलियम में कन्वर्ट होता है और ऊर्जा रिलीज होती है। यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकाशित होती है। तो ये अपना प्रकाश कैसे पा रहे हैं तारे? नाभिकीय संलयन की क्रिया से। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन के नाभिक किसमें टूटते हैं? हीलियम में टूटते हैं। यानी कि हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होगा? हीलियम में। और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा उसको कहेंगे नाभिकीय, सॉरी नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन क्या है आपका? जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलेंगे, हाइड्रोजन में विखंडन होगा, हीलियम में बटाना। हाइड्रोजन का विखंडन हीलियम में हुआ और हाइड्रोजन संलयन मतलब मिलके क्या बन रहा है? हीलियम हीलियम मिलके बनेंगे आपका हाइड्रोजन।
हीलियम और हीलियम मिलेंगे तो हाइड्रोजन बनेगा, जिसको कहेंगे नाभिकीय चरण की प्रक्रिया। नाभिकीय विखंडन, जब हाइड्रोजन का क्या होगा, विखंडन होगा, वो बनेगा आपके किसमें, हीलियम में। ठीक है, तो आपके जो इसमें हो रहा है नाभिकीय विखंडन हो रहा है, नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा है। नाभिकीय विखंडन से क्या हो रहा है, ऊर्जा रिलीज हो रही है, जो आपके तारे को प्रकाशित करती है। इस तारे का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा, किस पर, इस उपग्रह पर, तभी आपको क्या मिलेगा, चमकदार। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या मिलेगा, अंधेरे में देख लेते हो चीजें, कितनी भी आपकी आंखें हो दिखाई नहीं पड़ता है। आंखों में कब दिखाई पड़ेगा, जब प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कब बनेगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर आपकी आंखों में आता है ना। तो यहाँ से प्रकाश रिलीज हुआ, किस पे पड़ा, उपग्रह यानी चांद पे पड़ रहा है। जब चांद पे ये प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ, तभी आपने पृथ्वी से चांद को देखा। जितनी भी उपग्रह या ग्रह है उनके पास पूरा प्रकाश नहीं होता है, वो कैसे हमें दिखाई देते हैं, सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देते हैं। रात में आपको कभी कुछ दिखाई नहीं देगा, दिखाई कब देगा, चाहे कितने भी उल्लू हो, रात में बिल्कुल अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आंखें वो वाली नहीं है जो आप रात में देख पाओ। तो हमारे सूर्य के चारों ओर सबसे पहला सूर्य के नजदीकी ग्रह है वो कौन सा है, बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बृहस्पति। अच्छा, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण। याद रहेगा सदा कि नहीं। अब ऐसे ही चित्र बना लो, सौर मंडल ऊपर डाल लो, यहाँ पर लिखो सूर्य, सूर्य के बाद लिखना बुध, बुध के बाद लिखना शुक्र, शुक्र के बाद लिखना पृथ्वी, पृथ्वी के बाद लिखना मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद क्या है, शनि, अरुण और ये कौन होता था, नेपच्यून, जिसको अब 2006 से बाहर कर दिया। और अब हमारे पास कितने हैं, 8 ग्रह हैं। बनाया जल्दी बैठ है, किसके बीच में आता है, मंगल और बृहस्पति। इसको हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, या पार्थिव। और इसको हम बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह। बेसिक
सूर्य हटा दो इसमें से, बुध से दो। सूर्य ग्रह थोड़ी ना है, सूर्य क्या है? तारा। सूर्य ग्रह का मतलब ये है छोटे छोटे पिंड, इनके बीच में क्या कर रहे हैं? छोटे हैं बहुत, ये किसी ग्रह के उपग्रह नहीं बने हुए हैं, जबकि दो ग्रहों के बीच में ही फंसे हुए हैं। आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह, गैसीय और बाह्य ग्रह। देखो अब समझ लो, इनको आंतरिक क्यों कह रहे हैं, इनको बाह्य क्यों कह रहे हैं, पार्थिव क्यों कह रहे हैं? आंतरिक का मतलब जो ये सूर्य ग्रह की पेटी है उसके अंदर जितने ग्रह आ रहे हैं, इसलिए उसको कह रहे हो आंतरिक ग्रह। क्या पार्थिव ग्रह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी जो बनावट है, पृथ्वी ठोस अवस्था में है ना, चट्टानी रूप है, तो जितने भी ये ग्रह बने हैं ये सब क्या है? चट्टानी रूप है, पृथ्वी के जैसे हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा गया है। और जितने भी क्षुद्र पेटी से क्या है, बाहर है, सब क्या है? बाह्य ग्रह कह दिया। गैसीय क्यों कह रहे हैं? ये पृथ्वी की तरह ठोस ना होके कैसे हैं? गैसीय फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म में है, इसलिए इनको कहा है गैसीय ग्रह। बस कभी पेपर में पूछा जाएगा तो निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं, निम्न में से कौन गैसीय ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। आगे के चार क्या है आपके? पार्थिव, और पीछे के चार बाह्य क्या या गैसीय ग्रह। अगर हम साइज की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इनके साइज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद सीधे पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी लगभग क्या है? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। लगभग इनका क्या है? घनत्व पृथ्वी के समान है, किसका? शुक्र का, इसलिए पृथ्वी 5 नंबर स्थान पर है और शुक्र आपका 6ठे स्थान पर, मंगल आपका 7वें और बुध आपका 8वें। सीक्वेंस इसका ऐसे ही याद कर लेना। साइज पूछ लिया जाएगा तो साइज का सीक्वेंस ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे छोटा ग्रह बुध। बुध, बुध से बड़ा मंगल, मंगल से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा वरुण, वरुण से बड़ा अरुण से शनि से बृहस्पति। सीक्वेंस याद हो गया। आपको ऐसे ही याद करना है साइज के अकॉर्डिंग और सूर्य से उसकी दूरी पर। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, उसके बाद फिर जो सबसे दूर है, सबसे ज्यादा टाइम लेगा किसकी परिक्रमा करने में, और जो सबसे नजदीक है सबसे कम टाइम लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, हो गया ये वाला सीक्वेंस। इतना याद रखना, आंतरिक और पार्थिव ग्रह कौन से हैं, बाह्य और गैसीय ग्रह कौन से हैं। सीक्वेंस इनका याद रखोगे किसका? साइज के अकॉर्डिंग और सूर्य से उसकी दूरी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे आपका पृथ्वी पर। क्योंकि ज्योग्राफी पूरी पृथ्वी से है ना, पृथ्वी पर रह रहे हो, पृथ्वी पढ़ना है। ये बोर्ड बहुत मेहनत देता है साफ करना। क्या हो गया? बोलते जाओ, क्यों रहे? मेरे कपड़ा भिगा लो। पानी डाल, कपड़ा जितना है भैया, पानी डाल दो। प्यासा है ये बोर्ड, ऐसा लग रहा है प्यासी थोड़ा है, ये प्यासा बोर्ड हो गया। पहले तो बहुत गंदा था ये, साफ होते होते साफ हो गया है। पढ़ाया नहीं था, हिस्ट्री की क्लास लगाई थी इसमें, ज्योग्राफी तो उसमें क्लास कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पहले वहाँ लगी, फिर नीचे लगी, फिर
ये देखो नाप तो ऐसे लेके गए थे, पता नहीं तुरंत शीशे लग जाएंगे 1 हफ्ते में। मैं तो देख रहा हूँ साल होने जा रहे हैं, साल ही हो गया मुझे। पिछली बार दिसंबर जनवरी क्लास ली थी, अब आज नवंबर चल रहा है, 11 महीने हो गए हैं। नाप तो बिल्कुल सच में ऐसे लिया था हमने पूरा, और यहाँ भी ये बिल्कुल अभी हो जाएगा, मतलब 1 हफ्ते बाद आप से राहत पा जाओगे। फीता लेके आए, सब किया के आए कि नहीं से एंट्री सब हो गई, पार्टीशन क्या कह रहे यहाँ पे लाइब्रेरी होगी और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, सुविधाएं कुछ नहीं। सारी सुविधाएं होती हैं, दी जाती हैं, सब हैं, पर रूम भी तो अच्छा चाहिए, वो भी तो नहीं मिलता। हमारी पढ़ाई के लिए तो क्या ये बहुत है। हम बात करेंगे पृथ्वी, सिर्फ पृथ्वी की नहीं पढ़ेंगे हम, पृथ्वी के साथ सूर्य को भी पढ़ेंगे और चंद्रमा यानी कि चंद्रमा को भी पढ़ेंगे, और सूर्य चाचा को भी पढ़ेंगे, है ना? पढ़ेंगे कि नहीं? तो शुक्र को नहीं पढ़ेंगे, मौसी जी को नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा है जो मेन है आपके पेपर में पूछा जा सकता है वही चीज़ पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा इधर उधर फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो हम पृथ्वी का पढ़ेंगे, पृथ्वी के साथ सूर्य और चंद्रमा किस तरह रिलेटेड है उस पर बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य पे। जब सूर्य के चक्कर लगा रही है तो किस पे लगाती है? सूर्य पृथ्वी के अपने अक्ष पर लगाती है, अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए क्या कहेंगे? पृथ्वी अपने अगर अक्ष पर घूम रही है तो उस गति को क्या कहते हैं? अक्षीय गति, है ना, रोटेशनल, और यह आपकी घूर्णन गति। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जो मैंने पूछा है उसको क्या कहेंगे? एक अपने अक्ष पर, एक अपनी कक्षा में, कक्षीय गति, है ना। अपने अक्ष पर लगा रही है तो यानी कि अपने ही अक्ष पर घूम रही है ना, ये इस पर घूम रही है तो अक्षीय यानी घूर्णन गति, और सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसको क्या कहेंगे? परिक्रमा कर रही है, यानी कि अपनी कक्षा में घूम रही है ना, एक ऑर्बिट में घूम रही है, उसको ऑर्बिट रोटेशन कहेंगे या कक्षीय गति कहेंगे। इसको हम परिभ्रमण या परिक्रमण भी कह देते हैं ना, जैसे परिक्रमा लगाते हो, परिक्रमण घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या प्रभाव डालता है? पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक घूर्णन गति, दूसरी कक्षीय यानी कि परिक्रमण गति। घूर्णन गति को और किसी नाम से जान सकते हैं? और कोई नाम? परिघूर्ण, परिभ्रमण, इसके अलावा और कोई जिसका इफेक्ट पड़ रहा होगा? दिन और रात होते हैं, कितने टाइम बाद होते हैं दिन रात? 12 घंटे बाद, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये क्यों हो रहा है? दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है यानी कि घूर्णन कर रही है, इसीलिए दिन रात हो रहा है, इसी को हम कहते हैं दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या हो रहे हैं आपके? दिन और रात। परिक्रमण गति के कारण क्या हो रहा है? सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है। मौसम में परिवर्तन, चलो हम एक बार इसमें मान लेते हैं, और क्या एक्चुअल में मौसम परिवर्तन इसके कारण ही हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? मौसम में परिवर्तन। हाँ सही बोले हो कि वार्षिक गति जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते उसको वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। और सूर्य पृथ्वी के चारों, पृथ्वी सूर्य के तो चारों ओर चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार ऑर्बिट में लगाती है। अंडाकार ही बनाया है, अंडाकार क्या होता है? ऐसे, है ना, ऐसे चक्कर लगाती है। इस स्थिति में सूर्य के कभी नजदीक आएगी, सूर्य के कभी दूर जाएगी।
यहाँ पर इसकी गति को हम कह रहे हैं, इन्वर्टर नहीं चलता है क्या? वार्षिक गति। जो मौसम में बदलाव आती है, परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन लाती है, यानी ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन का एक कारण ये सिर्फ ये नहीं है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना। समझ में आ गया? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान नहीं होती। इक्वेटर पर दिन 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रातें होती हैं। इक्वेटर से उत्तर और इक्वेटर से दक्षिण जाने पर दिन और रात की अवधि में परिवर्तन आता रहता है। दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है आपका? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना। मान लो ऐसे, जैसे ये फैन है, सीधा खड़ा हुआ है, तो अगर इसमें प्रकाश की लाइट पड़ेगी तो आधा आधा बढ़ जाता ना, जहाँ से भी पड़ रही है। अगर ये थोड़ा सा झुक जाएगा, अब ये बताओ प्रकाश का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जहाँ इसका मुख होगा प्रकाश की तरफ, वहाँ ज्यादा पड़ेगा, जिसका इसके विपरीत प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ेगी, यानी कि कम पड़ेगी। अब यहाँ दिन की अवधि ज्यादा और यहाँ दिन की अवधि कम होगी। आगे बात समझ में? तो सूर्य पृथ्वी का अपने अक्ष के झुके होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर जो दिन की अवधि होती है वो क्या होती है? परिवर्तन होता रहता है। सिर्फ इक्वेटर पर दिन की अवधि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होंगी। अब आप देख रहे हो हमारे यहाँ दिन की अवधि कम और रात की अवधि ज्यादा होती है। और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। दिन कितने बजे उगता था गर्मियों में? 7 बजे। आप कितने बजे? 6 बजे। ये 5:30 बजे से मेरा शुरू हो जाता है, 6 बजे आते आते बिल्कुल रात हो जाती है। लाइट ना चले तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो क्यों परिवर्तन हुआ? पृथ्वी घूम रही है किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर, और उसके साथ ही अपने अक्ष पर झुकी हुई है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होगी, ये लाइन मैंने बनाया है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अच्छा लिखवाना हो तो बोल देना कि मैम ये चीज लिखवा दी, ठीक है? नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ देखो सूर्य का अगर प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ कौन से पोल पर पड़ रहा होगा? साउथ पोल पर। और साउथ पोल पर इस समय क्या हो रहा होगा? दिन हो रहा होगा। दिन तो पूरी पृथ्वी पर होगा। इस समय यहाँ दिन हो रहा होगा, इस साइड रात हो रही होगी कि सूर्य के सामने कौन सा ये क्षेत्र है। अब ये घूम के पलटेगा, यहाँ पर ही तो रहेगी क्योंकि दैनिक कर रहा है ना, यहाँ पर ही रहेगी। पर इस पोल पर अधिकतर प्रकाश पड़ रहा होगा तो यहाँ पर कौन सी होगी? ऋतु गर्मी। और जबकि नॉर्थ पोल पर क्या होगा? ठंडी। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर साउथ पोल में इस समय क्या आ रहा है? गर्मी, और नॉर्थ पोल में क्या चल रही है? सर्दी। साउथ पोल में गर्मी चल रही है तो दिन कैसे होंगे यहाँ पर? लंबे, और रातें कैसी होंगी? और नॉर्थ पोल पे छोटे और रातें लंबी। समझ में आ गया? अब जब ऐसे आओगे तो यहाँ पर देखो सूर्य का प्रकाश कैसे बढ़ रहा है? नॉर्थ पोल पर ज्यादा और साउथ पोल पर कम। इक्वेटर अगर हम बना दें तो ये चीज। अब यहाँ पर क्या होगा? नॉर्थ पोल में गर्मी और साउथ पोल में सेम हो जाएगा। दिन की अवधि कैसी हो जाएगी? यहाँ पर और यहाँ पर रात छोटी और यहाँ पर रातें बड़ी। क्लियर हो गया? कैसे आपके मौसम परिवर्तन हो रहा है? और दिन की अवधि बड़ी और छोटी होने का मेन कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना। मौसम परिवर्तन का मेन कारण क्या है आपका? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। तो इन सारे कारण से क्या होता है? आपका ऋतु परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति करना, यानी कि घूर्णन गति करती है, उससे सिर्फ दिन और रात होते हैं और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मौसम परिवर्तन किससे हो रहा है आपका? सूर्य की परिक्रमा करने के कारण। और ये परिक्रमा कैसे करती है? एक दीप वृत्ताकार यानी कि अंडाकार वृत्ताकार पथ पर करती है। इस वृत्ताकार पथ पर जब पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी कभी सूर्य से दूर और कभी सूर्य के पास आती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास आएगी तो उसको कहेंगे और उपसौर की जो डेट है वो आती है। अब आप ये कहोगे कि मैडम सूर्य के इतने पास है और जनवरी में तो हमारे यहाँ ठंड होती है ना? होती है ना? सूर्य के पास होना चाहिए तो गर्मी होनी चाहिए थी,
पड़ता होता है साउथ। तो इसीलिए हमारे यहाँ होती है सर्दी होती है। और जब सूर्य पृथ्वी मतलब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो वो स्थिति होती है अपस्वर। और ये होता है आपका ये सबसे दूर है और ये सबसे, अब यहाँ पर 4 जुलाई दक्षिण गोलार्ध में क्या है, सर्दियों के दिन है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दिन है। और 4 जुलाई में बढ़ रहा है। अगर यही अपोजिट होता यानी कि साउथ पोल 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे गर्म दिन होते, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता वो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का फेस होता गर्मियों के टाइम पर। और सबसे ज्यादा क्या बोली थी मैं आपको, अपसौर यानी कि सबसे ज्यादा दूर है। और दूर होने के बाद यानी कि 4 जुलाई है तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, दूर होने का मतलब है तो गर्मी की अवधि कम होनी चाहिए थी, है ना। पर हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है ज्यादा, क्योंकि सूर्य का क्या रहता है उसका प्रकाश नॉर्थ पोल पर है। इसीलिए क्या होता है सूर्य पृथ्वी सूर्य से दूर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ गर्मी अधिक होती है, क्योंकि नॉर्थ पोल पर क्या रहता है सूर्य का प्रकाश लंबवत रहता है। और इसके अपोजिट यहाँ पर क्या होगा उस समय सर्दियाँ होंगी और सूर्य से पृथ्वी उतनी ही ज्यादा क्या होगी दूर होगी। तो यहाँ पर जितनी सर्दी पड़नी चाहिए थी उससे दूसरी सर्दी पड़ रही होगी कि नहीं, है ना। और यहाँ पर जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी उससे कम ठंड पड़ रही होगी। आगे बात समझ में कि नहीं। अब सौर की स्थिति कब है आपके 4 जुलाई को, उपसौर की स्थिति कब है आपके 3 जनवरी को। ये चीज लिख लो, अपसौर और उपसौर। पहले लिखो क्या हो, पहले मुझे ये बताओ, कुछ भी नहीं लिखियो। पृथ्वी पहले हेडिंग डालो, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी प्रायः 2 तरह से गति करती है। घूर्णन गति जिसको हम कहते हैं दैनिक गति, दूसरी आपकी परिक्रमण गति जिसको हम कहते हैं वार्षिक गति। पृथ्वी प्रायः 2 प्रकार से गति करती है, एक है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण। अब लिखो घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति से अभिप्राय, पृथ्वी की घूर्णन गति से अभिप्राय पृथ्वी की घूर्णन गति से अभिप्राय पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे आप लट्टू घुमाते हो ना, लट्टू कभी घुमाया होगा, घुमाया बचपन में लट्टू नहीं, तो लट्टू क्या करता है अपने अक्ष पे घूमता है ना। जैसे लट्टू घूमता है सेम वैसे ही लट्टू की तरह कौन घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिस कारण पृथ्वी पर दिन और रात दिन रात होते हैं, जिस कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि, दिन व रात की अवधि प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें। दिन और रात की अवधि समान, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें। राजीव
नमस्ते। एक एक नाम याद रहा, ये तो सबसे खराब की तरह है। 12 घंटे लगेगा, 12 घंटे की तथा इक्वेटर से उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर जाने पर तथा इक्वेटर से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है, जिस कारण ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है। जिस कारण ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है। अवधि में परिवर्तन दिखाई देता है तथा ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें, यानी कि वहां 6 महीने सूरज नहीं उगता और 6 महीने लगातार सूरज नहीं डूबता। समझ में आ गया? ऐसा कहाँ होता है आपका? पृथ्वी में दिन रात का यह अंतर पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण है। पृथ्वी में दिन रात का यह अंतर उसके अपने अक्ष पर झुके होने के कारण है। उसके अपने अक्ष पर झुके होने के कारण कितनी झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घूमता है। सेम वैसे ही क्या करती है आपकी पृथ्वी भी लट्टू की तरह घूमती है। अब लिखो अक्षीय गति, कक्षीय गति, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। परिक्रमण गति से अभिप्राय पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति से अभिप्राय पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार स्लैश करके लिख लेना अंडाकार, दीर्घ वृत्ताकार स्लैश करके लिखना अंडाकार, दीर्घ वृत्ताकार और ऐसे स्लैश लगा लेना अंडाकार मार्ग पर गति करती है। मार्ग की जगह पथ लिखो तो अच्छा लगेगा, मार्ग को काट के पथ लिख लो। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है जिसको हम भूगति के नाम से जानते हैं। भूगति पृथ्वी गति कर रही है ना, भूगति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाती है? 64 पूरा बोलते हैं और एक लीप ईयर हो जाता है तो काम जाता है कितने? अगर हम बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है 24 घंटा, पूरा 24 घंटा घूमती है नहीं, तेज
23 घंटा कितना लेती है? 23.5 घंटा, यानी कि 23 घंटा और कुछ 5 मिनट और 5 घंटे और आगे लेती है। वही 5 घंटे आगे जुड़ते जाते हैं, 5 घंटा 48 मिनट आगे लेती है। जब ये आगे जुड़ते हैं तब लास्ट में आपका 1 साल बाद क्या बन जाता है? 4 साल बाद आपको एक ईयर आ जाता है। तो 23 घंटा पूरा 24 घंटे में नहीं घूमती, 23 घंटा पूरा लेती है। उसके बाद 5 घंटे और एक्स्ट्रा में, और 5 घंटे के बाद फिर आपके 48 मिनट 4 सेकंड कुछ लेती है। तो ये सारे जुड़ते हैं तो हम ओवरऑल उसको क्या कह देते हैं? 24 घंटे में घूमती है, पर एक्चुअल में 24 घंटा नहीं लेती, 23 घंटे से 5-6 घंटे ऊपर लेती है। और ऐसी जो हमारा पृथ्वी किसके चारों चक्कर लगा रही है? सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। वो 365 दिन में पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। अब यही 365 दिन में कभी होता है कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूछा जाता है कि कौन सी डेट में दिन और रात समान होते हैं दोनों गोलार्धों में? बताओ, पता है? और कंडीशन क्या है? दोनों गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्वेश्चन बनता है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और दोनों गोलार्ध के सबसे बड़े दिन पहले ये लिखो, फिर बताते हैं 4 जुलाई और 5 जुलाई तुम्हारा सबसे छोटा बड़ा दिन। क्या लिखे हो? लैंग्वेज बताओ। भूगति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करते हुए, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करते हुए कभी कभी सूर्य के सबसे नजदीक तथा कभी कभी सूर्य के सबसे दूर जाती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करते हुए कभी कभी सूर्य से सबसे नजदीक और कभी कभी सूर्य सबसे दूर जाता है। देखो, अब मैंने नापा नहीं है, बड़ा और छोटा। पृथ्वी का सूर्य के सबसे नजदीक आने की स्थिति को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के सबसे नजदीक आने की स्थिति को उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी का सूर्य से सबसे दूर जाने की स्थिति को चित्रों से कंफ्यूज मत होना, ये चित्र अलग है और ऐसे ही आप बना लीजिएगा। ऐसे विकल्प सा एक चित्र और बनेगा जिसमें आपके क्या आएंगे? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दोनों ही गोलार्ध में समान दिन। ये बना लो। अब सौर की स्थिति और उपसौर की स्थिति, यानी कि उपसौर सूर्य से पृथ्वी सबसे ज्यादा निकट, अब सौर की सूर्य से पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर। ये कब हो रहा है? 4 जुलाई। और ये कब हो रहा है? 3 जनवरी। सर्वाधिक जो अपने शब्दों में लिख लेना, सबसे दूर और सबसे पास। जब हम लिखने पर आते हैं लेखन सुने हो ना, वर्तनी शुद्धि और शब्दों का ऐसा प्रयोग जो सुनने में अटपटे ना लगे।
ऐसा प्रयोग करना होगा। सर्वाधिक निकट और सर्वाधिक, बस यही चेक से पूरा फाइनल हो जाएगा। अब सौर की स्थिति कौन सी होती है और उस सौर की स्थिति क्या होती है। डेट याद रखना 4 जुलाई अपसौर और 3 जनवरी उपसौर। 3 जनवरी उपसौर यानी कि आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, आपके क्या चल रहा होगा उत्तरी गोलार्ध में। 3 जनवरी उत्तरी गोलार्ध में दिन कौन से हो रहे होंगे, ऋतु कौन सी चल रही होगी, शरद ऋतु। और दक्षिण गोलार्ध में अभी बड़ा छोटे दिन तो आई नहीं हूँ मैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, अभी तो मैंने अपसौर उपसौर की स्थिति बताई। सबसे गर्म दिन कहाँ, गर्म ठंडा है। आज ग्लोबल वार्मिंग तो सारा देख रहे हो, नवंबर में यही हाल है। मैम हाँ सिग्नेचर वाली कॉपी दे दीजिए। अभी दे दूँ, कितना बच रहा है। मैम 45 हो है। 45 हो रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा और आ जाते हैं, फिर दे देते हैं तो अटेंडेंस के लिए। क्यों कर दे, कितने लोग आए हो, 3 2 5 बराबर ही। अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर दिन की अवधि। अभी हमने बात करी पृथ्वी पर कौन सी, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का सबसे बड़ा प्रभाव सूर्य गति करते हुए कभी पास और कभी दूर आती है, इसको हम कहते हैं अपसौर और उपसौर। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के साथ साथ सूर्य का चारों ओर परिक्रमा करना, क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो जो नॉर्थ पोल उसके सामने आएगा, सूर्य के सामने आएगा तो वहां पर गर्मी, और साउथ पोल सामने आएगा तो वहां पर सर्दी। अब हम बात करेंगे, अभी हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की बात करेंगे। पृथ्वी थोड़ी मोटी टेढ़ी है, आप लोग ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर हम इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाता है दक्षिण गोलार्ध। दिशाओं के मामले में मुझे नहीं लग रहा आप लोग कंफ्यूज हो गए। किसको किसी को दिशा नहीं पता है तो अभी हाथ खड़े करें, मैं बताऊँ। दिशा तुमको नहीं पता है और सबको पता है, बताओ फिर जिसको पता है। सबसे ऊपर उत्तर दक्षिण नहीं पूछूंगी मैं, पूरा पश्चिम बता दो मुझे बस। इस बोर्ड पर पूरा विदर्भ होगा, पश्चिम विदर्भ होगा, पूरा विदर्भ होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, ऐसे ही हम पृथ्वी को भी बांटेंगे, यानी कि पृथ्वी का मतलब गोल को। अभी हमने ऐसे बांटा है तो ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। जब हम पृथ्वी को ऐसे बांटेंगे तो ये पश्चिम, ये पूरा हो जाएगा। तो हम पृथ्वी को भी ऐसे नहीं बांटते। अगर हम पृथ्वी को सिर्फ 2 बराबर भागों में काट रहे हैं, 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, एक ही सेब है, हमें उन्हें देना है तो पूरा आधा आधा काट दिया। एक पार्ट उसको देते हैं, एक पार्ट छोड़ देते हैं। तो ऊपर का जो पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि गोले को आधा कर दिया इसलिए वो हो गया गोलार्ध। ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट गोलार्ध। मानो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती, तो अगर हम इसको काट के, ये वो वाला काटना नहीं है दिशा वाला, ये अपने अक्ष पर झुके होने का काटना है, तो पृथ्वी आधी आधी ऐसे दिखती। जब ऐसे दिखती, सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ से पड़ता, आप बात नहीं करो, ऐसे ही पड़ता ना, इतने पे समान पड़ता है, इसके पीछे पड़ता ही नहीं, तो हमारा हो जाता। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितना 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री अगर हम इसको झुका देते हैं तो अब देखो ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, ये बन गया आपका साउथ पोल। अब ये इक्वेटर भी हमारा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, हो गया। क्योंकि पृथ्वी झुके तो आधा भी झुक जाएगा। अब देखो क्या नॉर्थ पोल पर प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, साउथ पोल पर प्रकाश पड़ रहा है, तो अब दिन रात अलग हो जाएंगे। यहाँ पर दिन की अवधि कैसे होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और रात की अवधि कम होती जाएगी। यहाँ पर रात की अवधि बढ़ती जाएगी और दिन की अवधि कम होती जाएगी। ये अवधि कैसे, और जबकि इक्वेटर पर देखो सूर्य का प्रकाश वैसा ही पड़ रहा है, तो इक्वेटर पर सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, कभी कोई
इफ और बट नहीं होगा। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें रहेंगी, रीजन पता चल गया। अब यहाँ देखो सूर्य का प्रकाश नाक के बराबर, नाक के बराबर नहीं है, पढ़ा क्या? नहीं पढ़ रहा है ना, तो यहाँ होगी रात और यहाँ होगा, और ये कैसे होते हैं? 6 माह का दिन, 6 माह की कहाँ पर आके ध्रुवों पर। जब ये पलट के क्या होगा, मूव करती हुई पृथ्वी कहाँ आएगी? ये वाला चित्र उसमें बनाया था, अब सौर और उपसौर में सेम चित्र बना लो ऐसे ही। अब पृथ्वी की स्थिति बदलेगी ना, इसको आप ऐसे मत समझना, इसको आप समझना, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, ये क्या है? सूरज है, एक इधर है पृथ्वी, एक इधर पृथ्वी, फिर इधर और इधर है। तो जब आप ऐसे देखोगे ना तो लंबवत पड़ेगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में लंबवत पड़ेगा, यानी कि इक्वेटर वाला फेस क्या होगा? सामने होगा। यहाँ भी इक्वेटर वाला फेस क्या होगा? सामने होगा। पर यहाँ जो फेस होगा वो पोल वाला होगा, यहाँ साउथ पोल वाला फेस सामने होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल वाला सामने होगा। आगे बात समझ में? जब साउथ पोल वाला फेस सूर्य के सामने होता है तब साउथ पोल में क्या होगा? ठीक है, गर्मी भी होगी और क्या होगा? सबसे बड़ा दिन भी, यानी कि साइड 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और अभी अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे, पहले ये बता दो क्योंकि पृथ्वी की गतियों में आप ये पढ़ रहे हो। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ठीक है, 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। 22 दिसंबर के बाद आते हैं मार्च पर, 22 मार्च, 22 में 23 मार्च, 23 मार्च उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध समान दिन होंगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? इक्वेटर पर लंबवत पड़ता है। ठीक है, तो 22 मार्च को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी? समान होगी, एक बराबर होगा। अगर यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे का दिन हो रहा है तो दक्षिण गोलार्ध में भी 12 घंटे का दिन होगा। मार्च के बाद फिर हम आएंगे जून पर, आगे हमारा 21 सूर्य के फेस में कौन सा है आपका? नॉर्थ पोल, और 21 जून को सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है आपके कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। जून के बाद आते हैं सितंबर में, 21-22 सितंबर है, या 21 या 22। इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, तो यहाँ पर भी उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में दिन रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। बाकी 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, 23 मार्च और 21-22 सितंबर दोनों ही गोलार्ध में समान दिन रहते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। हाँ, इसको उल्टा कर सकते
ऑप्शन दो, और ऐसे कभी पूछा नहीं जाता। रिवर्स लिखेंगे आपके तो बेस्ट। ये चित्र बना लो, इसी चित्र में आपके क्वेश्चन और उसके आंसर चाहिए। एज इट इज बना लो। जहाँ डेट लिखी है वही लिख लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, और 21 जून पर कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। पहले आप चित्र बना लो, उसके बाद लिखवा दो। ज्योग्राफी में चित्र बनाने के बाद जल्दी जल्दी बनाओ, आर्टिस्ट नहीं बनना है। डेढ़ कॉपी में बाद में बना लेना अच्छे से। और यहाँ लिख देना नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, सबके रजिस्टर पे साइन हो गए सबके करके। बड़े शांतिनुमा तरीके से कर दिए, शोर शराबा नहीं हुआ। ये लाल पेन कौन यूज कर रहा है? दिव्या। और कौन है? प्रियांश। क्या नाम है? पारस। क्या नाम है तुम्हारा? प्रसन्न। प्रसन्न। ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ, प्रसन्न। और राज अंशु, क्या नाम है? बड़े नाम तगड़े तगड़े हैं सब बच्चों के। राज अंशु और प्रियांश। रियली में पहली बार प्रियांश नाम सुनी। प्रसन्न। प्रसन्न। ऐसा वाला प्रसन्न ना, हिंदी वाला तो बड़े हैं प्रसन्न, पर किसी बच्चे का नाम नहीं सुने हैं प्रसन्न। कि आप किस प्रसन्न में बात करना चाह रहे हैं? प्रसन्न का मतलब संदर्भ है ना, कि आप किस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं। मैं आपका प्रसन्न नहीं समझा, मैं समझी। प्रसन्न बड़ा प्रसन्न चिन्ह लगा देता है। जल्दी बना लो बेटा, आगे भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा यही है। सिर्फ यही चित्र बनाना है, बाकी उसमें देखना तो समझाने के लिए। नहीं, वो तो तुमको समझाया है। बढ़िया लड़कियों का है। डेट याद कर लिए ना? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 मार्च और 21, 22 पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का सिर्फ दिन परिवर्तन होना या फिर मौसम में परिवर्तन होने का कारण नहीं है। और कोई कारण भी है क्या? मैम वर्षा ऋतु, ये किसके कारण आती है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, यहाँ वर्षा भी आएगी नहीं। वो वर्षा तो तुम पढ़ोगे क्लाइमेटोलॉजी में, और वो आपके इसमें है नहीं। वो तो भारतीय जलवायु पढ़ाई जाएगी अगर, तब उसमें बता दिया जाएगा विश्व जलवायु आपके इसमें क्या है। नहीं जाएगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। क्या हो गया? चलो बात करें, क्या
स्थिति है ना, जो खगोलीय पिंडों की गति के कारण आती है, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य। पृथ्वी पड़ रही है ना, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? सूर्य। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहा है। अगर 3 लोग एक साथ चक्कर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आएगी, वो एक दूसरे को ढांकने का प्रयास करेंगे। जब ये एक दूसरे को ढांकते हैं तभी क्या बनता है आपका? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। चित्र बना लेना, समझाते जाएंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कभी तो कहते हैं पूर्ण है और कभी कहते हैं आंशिक है। पूर्ण और आंशिक होने का मतलब क्या है? वो तो मुझे भी पता है, पूर्ण मतलब पूरा ढका हुआ, आंशिक मतलब आधा ढका हुआ। रीजन क्या है? 2 लड़कियां इधर आओ, चाहे 2 लड़के इधर आ जाओ, तो क्या हो ना, समझा दे रहे। एक आ गई, दूसरी भी आ जाओ, पर एक ही साइज की आना। ये ना हो कि एक बहुत मोटी आ जाए, एक बहुत छोटी आ जाए। अब इधर आओ, अब पूरी ढक जाओ जरा। तुमको दूर से दिख रही है क्या? पिछवाड़े अब ये मत कहना मैं बड़ी है तो सब दिख रहा है, इसलिए इसको ढाक लिया तो पूरी तरह ढाक लिया। आप जरा सी थोड़ी सी इधर हो जाएगी तो ये आधी दिखेगी और आधी ये दिखेगी, पर आधी ये जिस जगह नहीं दिख रही है वही क्या है? ग्रहण है। तो बैठ जाओ जाके। तो किसी सूर्य का पृथ्वी को ढांकना हो, सूर्य चंद्रमा को कैसे ढांकेगा या चंद्रमा सूर्य को कैसे ढांकेगा? अब आपको चंद्रमा कब दिखाई देगा? जब सूर्य का प्रकाश पड़ता होगा चंद्रमा पर। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा तो आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, ऐसा है ना। और जब अभी ये आ गई थी ना, एक को समझ लेना क्या है, नीचे सूरज खड़ा था और आगे चंद्रमा खड़ा था। चंद्रमा ने किसको ढाका? सूर्य को, तो क्या पड़ गया? सूर्य ग्रहण, है ना। चंद्रमा किसको ढाकेगा? आपको कोई चीज नहीं दिख रही है ना, सूर्य नहीं दिख रहा है, यानी उसको किसने ढाका? कितना ढाक दिया? पूरा ढाक दिया तो पूरा, और थोड़ा ढाका तो थोड़ा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब आपका पड़ता है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब आपका पड़ता है चंद्र ग्रहण। कंडीशन समझ गए? ये कंडीशंस आपके पेपर में पूछी जाती है। फिर से देखते हैं। सूर्य बना लिया, सूर्य के चारों ओर कौन घूम रही है आपकी? अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है आपका? मैंने क्या कहा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा। अब पृथ्वी से आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा, क्यों? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के आधे हिस्से में पड़ा। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कौन से हिस्से में पड़ गया? आधे हिस्से में। जब ये आधे हिस्से में पड़ा तो आपको क्या चंद्रमा दिख रहा है ना? चंद्रमा का कौन सा हिस्सा आ गया बताओ? इस हिस्से में प्रकाश पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये प्रकाश बिल्कुल क्या हो गया? ढक गया। अब ढक गया तो आपको चांद नहीं दिखा। और चांद कब नहीं दिखेगा? जब सूर्य कौन से दिन नहीं दिखता है चांद? चांद का ग्रहण कौन से दिन लगता है? अमावस्या में चांद वैसे ही नहीं आता है तो ग्रहण कैसे लगेगा? अमावस्या में चांद गायब हो जाता है ना, पूरा चांद कब दिखता है? पूर्णिमा पर। तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब पड़ेगा? पूर्णिमा पर। और सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? अमावस्या पर। आगे बात समझ में? तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर चांद नहीं दिख रहा है, तो यानी कि काला हो गया ना, अमावस्या हो गया। और अर्थ और सन के बीच में कौन आया है? चंद्रमा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा का पूरा प्रकाश कहाँ पड़ता है? पीछे साइड में पड़ता है, पृथ्वी की तरफ दिखता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में आपका पड़ेगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण हो गया। कब पड़ेगा? कौन से दिन? जिस दिन पूर्णिमा, अमावस्या को हमेशा क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण। बात करेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? पूर्णिमा पर। यानी कि आपको सूर्य
छुपा नहीं है ना। अब जब पृथ्वी क्या करेगी, छुपाएगी किसको, चंद्रमा को, तब क्या पड़ जाएगा आपका चंद्रग्रहण। अभी तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना। जब पृथ्वी छुपाती है, यानी कि पृथ्वी अगर मून यहाँ पर है और आपको आधा मून दिख रहा है और आधा क्या कर रहा है, पृथ्वी ने छुपा लिया, ये हिस्सा काला हो गया और ये हिस्सा पूरा आपको दिख रहा है, तो ऐसा होगा आंशिक चंद्रग्रहण। जब पृथ्वी चंद्रमा को पूरा ढांक लेगी, आपको पूरा नहीं दिखाई देगा, तब क्या पड़ेगा आपका पूर्ण चंद्रग्रहण। ऐसे ही जब मून यहाँ पर होगा तब भी पृथ्वी क्या करेगी, आधा प्रकाश आएगा चंद्रमा पर, आधा प्रकाश नहीं आएगा, तब भी ये वाला हिस्से में क्या होगा ग्रहण, और ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा। आगे कंडीशन समझ में, जब ऐसी स्थिति में घूमते हुए ऐसा बनेगा कि सूर्य का प्रकाश पूर्णतया किस पे ना पड़े, चांद पर ना पड़े, या पूर्णतया ना पड़े या आंशिक रूप से ना पड़े, तो क्या हो जाएगी आपकी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाएगी। तो ये आपकी जो स्थिति बनती है चंद्र ग्रहण की बनती है, और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, पूर्णिमा। जिस दिन जो दिखाई देगा उसी दिन ग्रहण पड़ेगा। अमावस्या को चांद दिखाई नहीं देगा तो अमावस्या को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सूर्य ग्रहण। चांद को दिखाई देगा पूर्णिमा पर, तो चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा आपका, पूर्णिमा। बस ये स्थिति बनाओ, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। पहले लिखो, बात नहीं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण एक खगोलीय, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, जिसमें सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जिसमें सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे को पूर्ण या आंशिक रूप से, एक दूसरे को पूर्ण या आंशिक रूप से ढांक लेते हैं। अब यहाँ पर छाया लिखोगे तो अच्छा रहेगा, फिर ये कहेंगे मैडम सर्वाधिक की तरह सबसे दूर और सबसे अच्छा वाला अच्छा लग रहा था ना, सर्वाधिक नहीं अच्छा लगा। पूर्ण या आंशिक रूप से एक दूसरे को ढांक लेते हैं, ढांक लेते हैं, जिसको खगोलीय भाषा में ग्रहण कहा जाता है। खगोलीय भाषा में कह रहे हैं ना, ग्रहण कहा जाता है। अब लिखो सूर्य ग्रहण, पहले लिखो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य के बीच चंद्रमा इस प्रकार आता है, रिपीट कर दीजिए। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच चंद्रमा इस प्रकार आता है कि वह सूर्य को पूर्ण व आंशिक रूप से, पूर्ण व आंशिक रूप से ढक लेता है, पूर्ण व आंशिक रूप से ढक लेता है, पूर्ण व आंशिक रूप से ढक लेता है, जिस कारण पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता, जिस कारण पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या। कहीं कहीं अमावस्या नहीं लिखा होगा, प्रतिपदा लिखा होगा। अमावस्या नहीं लिखा होगा तो प्रतिपदा लिखा होगा।
चंद्र ग्रहण की अवस्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता, पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं पड़ पाता। ऐसे देखो, चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता, जिसका कारण पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से पृथ्वी का सूर्य व चंद्रमा के मध्य पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं बस कहाँ रह गई? स्टार्टिंग स्टार्टिंग से क्या शब्द बोलो मेरे? सूर्य का प्रकाश चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं आ पाता, जिसका कारण पृथ्वी का चंद्रमा को पूर्ण या आंशिक रूप से ढांक लेना होता है, जिसका कारण पृथ्वी का चंद्रमा को पूर्ण या आंशिक रूप से ढांक लेना होता है। पृथ्वी का चंद्रमा को भाग लेना होता पूर्ण या आंशिक रूप से ढांक लेना होता है, जिस कारण पृथ्वी से चंद्रमा सूर्य से तो नहीं देखोगे ना चंद्रमा को, पृथ्वी से देखोगे। हाँ, जिस कारण पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देता, पूर्णतः या आंशिक रूप से दिखाई नहीं देता। पूर्णतः या आंशिक रूप से दिखाई नहीं देता, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हाँ, इस स्थिति को हम चंद्रग्रहण कहते हैं। और यह स्थिति सदैव कब बनेगी? पूर्णिमा। यह स्थिति सदैव पूर्णिमा को बनती है। कौन सी वाली? चंद्रग्रहण। खगोलीय गतियों के अनुसार जो घटना होती है, उससे क्या पड़ रहा है आपका? चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण। किसकी डेट नहीं है, पूर्णिमा और अमावस्या की ही वो है तिथि। ठीक है, ऐसे कोई डेट नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर प्रतिपदा। सूर्य और चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर एक और क्रिया होती है, बताओ? ज्वार। ज्वार भाटा भी क्या है? क्रिया है जो पृथ्वी पर परिलक्षित होती है। मेनली कहाँ देखी जाती है? सागरों में और महासागरों में। जिसका कारण क्या है? पृथ्वी और वो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। जब ये गुरुत्वाकर्षण बल किसका है? आपका सूर्य और चंद्रमा का। तो ये क्या करता है? सागरीय जल को ऊपर उठाता है। अगर मानते हैं कि सागर का समान लेवल है, जब इसमें गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, किसका? सूर्य और चंद्रमा का, तब क्या आएगा आपका? ज्वार। भाटा नहीं बोल रहे हैं, ज्वार आएगा। ज्वार का मतलब है आपका सतह का पानी ऊपर उठना। भाटा का मतलब है नीचे जाना। तो ज्वार भाटा, जब ज्वार आएगा भाटा भी तभी आएगा। ऐसा नहीं कि ज्वार अलग आ रहा हो, भाटा भी अलग आ रहा है, क्योंकि एक स्थान से पानी जब ऊपर उठेगा तो दूसरे स्थान का पानी क्या होगा? नीचे जाएगा। अब यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ रहा है और यहाँ पर पानी का लेवल कम हो रहा है। तो यहाँ आया ज्वार और यहाँ आया भाटा। एक ज्वार के 6 घंटा कितने मिनट बाद आता है? बताओ।
पता है अवधि पूछा जाता है पेपर में। एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने टाइम पर आएगा और एक ज्वार के बाद दूसरा भाटा कितने पर आएगा? 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या आता है आपका? दूसरा ज्वार आता है। 6 घंटा 26 का आधा करोगे 13 मिनट बाद क्या आता है? भाटा आता है। यानी कि अगर यहाँ पर 12 बजे आया है क्या ज्वार, तो इसमें 13 घंटे 6 घंटे और 13 मिनट क्या कर लोगे? इंक्लूड कर लोगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा। और एक भाटा के बाद दूसरा ज्वार कब आएगा? 6 घंटा 13 मिनट फिर ऐड कर लोगे तो आएगा। तो ऐसे पूरा सर्किल होता है। अब ये पूछा जाता है एक बिंदु के बाद उसी स्थान पर दूसरा ज्वार कब आएगा? तो आपका आता है कितना? 24 घंटे लगाओगे है ना? इधर से आया इधर 12 घंटे हो गए, तो ये 12 घंटे बाद दूसरा ज्वार आएगा दूसरे स्थान पर, और वो भी 12 घंटा 26 मिनट। अब इसी स्थान पे पूछ रही हूँ तो 24 और 56 कर लो। 24 घंटा 56 मिनट बाद उस स्थान पर दूसरा ज्वार आएगा, और इसके पीछे कब आएगा? 52। इसके ही दूसरे पर क्या आएगा? 12 घंटा 26 मिनट बाद आएगा। तो पेपर में पूछा जाता है कि एक स्थान पे ज्वार आया है उसके विपरीत ज्वार कब आएगा? तो 12 घंटा 26 मिनट बाद। उसी स्थान पर दोबारा ज्वार कब आएगा? 24 घंटा 52। यानी कि अगर यहाँ 12 बजे आया है तो अगले दिन 12 बजे में आगे कितना आएगा? 12:52। ठीक है। ये जो 52 मिनट का फर्क पड़ता है वो चंद्रमा का अपने स्थान से मूव कर जाना, क्योंकि चंद्रमा भी क्या कर रहा है? पृथ्वी की गति कर रहा है। तो अभी इस स्थान पर है, फिर चंद्रमा गति करते हुए दूसरे स्थान पर जाएगा, तो अब वो ज्वार वाला पॉइंट कहाँ हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसीलिए परिवर्तन आता है कि थोड़ा सा वहाँ 13 सेकंड या 26 सेकंड या 52 मिनट, सॉरी मिनट में परिवर्तन आ जाता है। वो पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे लेवल। पानी को ऊपर उठने को कहेंगे ज्वार, और सागर के जल का स्तर नीचे जाने को कहेंगे भाटा। प्रत्येक स्थान पर ज्वार भाटा दिन में कितनी बार आता है? 2 बार। 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा। ज्वार के 6 घंटे बाद क्या आएगा आपका? 6 घंटे 12 मिनट के बाद भाटा। फिर भाटा का 6 घंटे 12 मिनट बाद क्या आएगा? ज्वार। तो ऐसे ही पूरा सर्किल क्या है? एक अगर हम सर्किल बनाए, यहाँ पर ज्वार आया और यहाँ पर भाटा आएगा, यहाँ पर ज्वार आया, यहाँ भाटा आएगा। यहाँ पर अगर 12 बजे आया है तो इसके 12 घंटा कितने 26 मिनट बाद क्या आएगा? दूसरा ज्वार, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ला रहे हैं? इसके 12 घंटा 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा। क्यों? इसके विपरीत में, क्योंकि पृथ्वी क्या करेगी? मूव करेगी ना। पृथ्वी मूव करेगी तो ये स्थान चंद्रमा के सामने कब आएगा? 12 घंटा 26 मिनट बाद। और ये स्थान चंद्रमा के सामने कब आएगा? क्योंकि यहाँ से पानी जाएगा, चंद्रमा मूव कर रहा होगा, यहाँ से पानी ऊपर उठेगा और यहाँ पानी लेवल नीचे जाएगा। तो ये 6 घंटा 12 मिनट और ये 12 घंटा 26 मिनट। और पूरा अगर यहाँ पर फिर कहें अगले दिन कब आएगा आपके? 12 मिनट, मतलब वही 24 घंटे के बाद आपका 12:56 पर आएगा। यहाँ 12 बजे आया, अगले दिन कब आएगा? 52 सॉरी 56 कहाँ से आ रहा है? 56 इतना सीधा 52 मिनट हो जाएगा। ठीक है। तो 12:52 के बाद अगला ज्वार आएगा उसी स्थान पर, और इसके विपरीत कब आएगा? 12 घंटा 26 मिनट। तो लिख लो ज्वार भाटा क्या है। अब ज्वार में भी दीर्घ ज्वार कैसा होता है? दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। पेपर में पूछा जाता है दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनती है और लघु ज्वार की स्थिति कब बनती है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ऐसे भी हो सकते हैं। यानी कि आपका सूर्य हो गया, पहले समझ लो, ये आपका मून हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। ऐसी स्थिति को कहते हैं सीजिंग। सीजिंग यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है सूर्य, पृथ्वी और
चंद्रमा। नहीं उधर 6-13 लिखा हुआ है, इधर 6-12। अरे बेटा 6-13 गलबाड़ हो गया, 6-12 ही है। ठीक, ये क्या है, एक सीधी रेखा में होंगे, ऐसे स्थिति को कहते हैं सिजली। सिजली जब होगा जब ये एक सीधी रेखा में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बराबर लग रहा होगा, यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, क्योंकि जल स्तर कहाँ पर उठ रहा होगा, पृथ्वी का। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग बराबर काम कर रहा होगा। यहाँ पर भी सूर्य और चंद्रमा का क्या कर रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा होगा। तो जब ये समांतर रेखा में होंगे तब आएगा आपका आएगा ठीक ज्वार। तब जब सूर्य और चंद्रमा एक लीनियर लाइन में होंगे, जब सूर्य और चंद्रमा कैसे होंगे, समकोण पर होंगे। ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका मून हो गया, ये आपका सन हो गया। जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होंगे तब आपका आएगा लघु। पेपर में बस कंडीशन पूछी जाती है, दीर्घ ज्वार कब आता है और लघु ज्वार कब आता है। दीर्घ ज्वार कब आएगा, जब सूर्य चंद्रमा एक ही रेखा में होंगे, समांतर होंगे, होंगे लंबवत रेखा में होंगे। जब ये समकोण पर होंगे तब कौन सा आएगा आपका लघु ज्वार, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये अपना गुरुत्वाकर्षण ले रहा होगा और यहाँ पर इसका अपना गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा। दोनों का ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर लग रहा होगा, तो जिसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लग रहा होगा, पानी तो दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। अभी ये लोग एक ही साथ खींच रहे हैं। अब ऐसे समझो, रस्सी खींचे, रस्सी खींचे, देखे हो ना, एक तरफ से बहुत जोर लग रहा है, बहुत ताकतवर लोग एक ही साइड खड़े हुए हैं, एक तरफ हमने दुबले पतले लोग खड़े कर दिए। तो पतले दुबले लोग किसकी तरफ खींच जाएंगे, मोटे लोगों की तरफ ना। तो मोटे लोगों की तरफ। अब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा क्या कर रहे हैं, मोटे दोनों एक ही दिशा में आ गए हैं, तो सारा का सारा पानी किधर लेके जाएंगे, अपनी तरफ। तो यहाँ पर दीर्घ ज्वार हो गया। अब जब यहाँ पर पृथ्वी बीच में आ गई है, सूर्य और चंद्रमा अभी भी क्या है आपके एक ही लाइन में है, मोटे पतले में, पर इन्हों के अभी एक साथ बल लगा रहे थे। अब इनके बलों में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। पृथ्वी पर ज्वार भाटा जो आता है, सर्वाधिक उसका काम होता है आपके मून का, ठीक है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण किसका काम करता है, मून का। पर ऐसा नहीं है, मून का भी करेगा, दूसरा का सन का भी करता है। अब ये कहोगे यहाँ पर आया तो मैडम इधर कैसे आया, इधर पृथ्वी अपने आप को संतुलन में लाने के लिए क्या करती है, पानी को थोड़ा सा इधर करती है। अब जब इधर होगा तो मून के कारण आएगा क्या, दीर्घ ज्वार, सन के कारण नहीं आएगा। अब जब इधर पानी जाएगा तो सूर्य का तो गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, पर उससे ज्यादा क्या होगा, पृथ्वी अपनी जो असंतुलन की अवस्था खो दी। ऐसे समझो, जब आप पहाड़ पर जाते हो, पीछे बहुत सारा बोझा होता है, तो आप पीछे नहीं खींच सकते हो, अपने आप को कहाँ संतुलन की अवस्था में लाने के लिए आगे झुकाते हो ना, झुकाते हो। सेम कंडीशन वही होती है, जब पृथ्वी का पानी एक साइड जाने लगता है तो पृथ्वी अपने आप को संतुलन के लाने के लिए जल को क्या करती है, पीछे की ओर फेंकना शुरू करती है, जो कारण होता है आपका पृथ्वी के अपने घूर्णन की ओर झुकता है। घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पृथ्वी का जल थोड़ा अपोजिट जाता है। ऐसे समझो, जैसे वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुले जाते हैं, आप डालते सेंटर में हो, जब उसको उठाते हो तो कहाँ जाते हैं, साइड में मिलते हैं ना। तो साइड में मिलते ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है, तो कपड़ों को क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है। तो जब पृथ्वी घूम रही होती है तो वो जल एक तरफ इकट्ठा हो रहा होता है, उसको बाहर की ओर फेंकती है, तो जो अपोजिट तरफ फेंकती है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका दीर्घ ज्वार आता है। तो दीर्घ ज्वार की कंडीशन क्या है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी कैसे होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। और लघु ज्वार कब आएगा, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या होंगे, समकोण पर होंगे। समकोण 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं ना, पृथ्वी ये, चंद्रमा ये, या सूर्य, या सूर्य यहाँ पर हो सकता है, चंद्रमा यहाँ पर भी हो सकता है। समकोण की स्थिति होगी तो आपका लघु ज्वार, और समांतर होगा दीर्घ ज्वार। और एक तरफ ज्वार आ रहा है तो दूसरी तरफ भी ज्वार आएगा, फेस की तरफ, यानी कि चंद्रमा की तरफ जो फेस है, यहाँ पर जो ज्वार आ रहा है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से आ रहा है, जबकि उसके अपोजिट जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, पृथ्वी के अपने घूर्णन पर घूमने के कारण, अपने आप को संतुलन अवस्था में लाने के कारण विपरीत दिशा में क्या आता है, ज्वार। क्लियर हो गई। आपके पेपर में इतना नहीं पूछा जाएगा, बस एक कंडीशन पूछी जाएगी, इसको वो एक बार तो 6-12 में 6-13 6-12 12-48 होगा फिर इधर कितना होता है, 12 दूनी 26 और 26 का दुगना 12 दूनी 24 12 बच्चों का 48। मेरी मैथ बहुत कमजोर है, इतना मुझे नहीं पता है। 12 6 घंटा और 6 घंटे
देखो आप 52 को 4 में बांट दो ना, 13 13 है। आएगा ना, 13 कर लो, 12 6 घंटा 13 मिनट, यहाँ पर 26 आ जाएगा फिर, है ना। 52 को 4 में बांट, 4 डिवाइड कर लो। मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, अगर मेरी मैथ इतनी अच्छी होती तो मैं रीजनिंग और मैथ पढ़ा रही होती। चीन ने ऐसा डैम बना रखा है जिससे पृथ्वी को भूमिका करने में दिक्कत हो रही है, इतना पानी इकट्ठा कर दिया चीन ने। हाँ, तो बड़ा डैम ऐसे भारत में कोई ना बांध के तो बनाया, जिस कारण वो आ रहा है भूकंप। चलो हो गया, लिख लिया, बना लो चित्र फिर लिख लो। हर वक्त नहीं होता है, आप लोग यहाँ रह रहे हो इसलिए नहीं है, समुद्र क्षेत्र में जाओ फिर पता चलता है। हम लोग इस रेंज में रह रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं। अगर हम तटीय क्षेत्र में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि अभी तो पानी दूर था, फिर पानी पास आ गया। ज्वार का मतलब समझ गए ना, जी मैम। समुद्र सतह का पानी ऊपर उठना, पानी ऊपर उठना, भाटे का मतलब समुद्र जल का पानी नीचे आना। नीचे। और यहाँ समुद्र सतह का मतलब है समुद्र का जो सी लेवल का स्तर है, यानी कि जल का जो ऊपर लेवल, नीचे वाला नहीं, जो तल है वो नहीं, जल का लेवल। देखो सुनामी आया, सुनामी दूसरी की नहीं अलग है, सुनामी ये नहीं बोला जाता है, ना ये सुनामी से रिलेटेड है, ना ये चक्रवात से रिलेटेड है। मैम टाइम हो चुका है, 3 मिनट हो ये गए, आप कर लो। 3 मिनट हो गए, 2 ये बजे। बना लो फटाफट, क्यों घबरा रही है। और कल पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर के साथ साथ पृथ्वी की आंतर। कल छुट्टी है क्या, है ना, अभी नहीं पता है। गंगा स्नान है, मुझे खुद नहीं पता है। हाँ, कल पूर्णिमा है, हमेशा ये स्थिति नहीं आती है। हर बार अमावस्या पे क्या हो, सूर्य ग्रहण, और हर बार पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण। ये स्थितियां हैं कभी कभी। पृथ्वी ग्रहण नहीं होता। पृथ्वी में ग्रहण नहीं होता, पृथ्वी में भी ग्रहण होता है जब चंद्रमा से देखोगे। हमें कैसे पता, हम तो पृथ्वी पे रहते हैं। जब चंद्रमा से देखोगे तब पृथ्वी पे ग्रहण लगेगा। अब चंद्रमा से देख रहे हो तो सूर्य और पृथ्वी पे लगेगा। इससे बारिश भी तो आ जाता है, इसमें सूर्य के चंद्र बारिश भी तो होता है। बारिश, वायरस का वायरस, कौन सा वायरस, वायरस हम तो वायरस सुने नहीं है, कौन सा वायरस इधर बढ़िया वायरस। बन गया, पता नहीं कौन सा वायरस कह रहे हैं। लिख लिया? समझ में आया या नहीं? किस किस को समझ नहीं आया, किस किस को समझ आया? ऐसे आगे आगे मत करते रहना, पूछूंगी। हो गया भाई? हो गया? 1 घंटा 30 मिनट।